आता है तो हम उसकी ईसीजी सबसे पहले करते हैं। ईसीजी में देखते हैं कि उसमें कोई भी जो भी ईसीजी के टेरिटरीज़ हैं, इंफीरियर, एंटीरियर, लेटरल, उनके अंदर कोई इस्कीमिक चेंजेस आ रही होती हैं तो हम उसको जो है एससीएस प्रोटोकॉल देते हैं। या ऐसे पेशेंट जिनको ईसीजी तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, उसमें सिम्टम्स नहीं है, लेकिन उसको सिम्टम्स क्लासिकल है एंजाइना के, तो हम फिर भी एहतियातन उनको एससीएस प्रोटोकॉल दे देते हैं। एससीएस प्रोटोकॉल में हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले एंजीसिड। एंजीसिड क्या है, वेजोडायलेटर है। ये एंजीसिड टैबलेट है, इसके अंदर नाइट्रेट्स होते हैं। ये क्या करते हैं, वेसल को डायलेट करते हैं। जब भी हमारी इस्कीमिया होती है, इस्कीमिया का मतलब क्या है, डिक्रीज ब्लड फ्लो। जब भी कोई आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, उसके अंदर रुकावट होती है, तो उसको हम इस्कीमिया कहते हैं। उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कम चल रही होती है, जिसकी वजह से उसको ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाता है। उसको हम मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं, इस्कीमिया। जब ये हम एंजीसिड देंगे तो वो वेसल को क्या कर देगी, डायलेट कर देगी, तो उसके अंदर ब्लड इम्प्रूव हो जाएगा, उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन चलना शुरू हो जाएगी, बेहतर हो जाएगा। इस एंजीसिड का पर्पज़ ये है, और उसका एंजाइना जो है रिलीव हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है हमारा डिस्प्रिन। डिस्प्रिन का ये रोल है कि ये प्लेटिलेट एग्रीगेशन जो हो रही थी, ब्लड क्लॉट जो हो रहा होता है आर्टरीज़ के अंदर, बहुत ज़्यादा गाढ़ा खून जो है वहाँ चलने में थोड़ा तंग हो रहा होता है, उसको जो है पतला करके उसको जो है उसकी रवानगी में उसको सपोर्ट करती है, और वहाँ पे प्लेटिलेट एग्रीगेशन को रोक के उसको जो है हार्ट अटैक से रोकती है। ठीक है। अगर कोई भी ऐसा पेशेंट हो, सीने का दर्द हो, जो लोग घरों में बैठे हुए हैं, सिर्फ उसको जो है कोई भी ऐसा पेशेंट चेस्ट पेन के साथ है, एक ये डिस्प्रिन खिला दे तो उसको जो है आपने 50% जो रिस्क था उसका डेथ का हार्ट अटैक से, वो आपने बचा दिया। 50% डेथ रिस्क ये डिस्प्रिन बचाती है। अगर एंजीसिड आपके वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आपके पास डिस्प्रिन अवेलेबल होती है हर जगह। तो ये लाइफ सेविंग ड्रग है, हर जगह रखे। ये एक 300 मिलीग्राम एक डिस्प्रिन आप लोगों ने च्यो करानी है या पानी से दे दें। और एंजीसिड जो है एक गोली दे दें, एक गोली से असर ख़त्म ना हो, सीने का दर्द ख़त्म ना हो, 5 से 10 मिनट ठहर के दूसरी दे दें। ये 3 या 4 गोलियां दे सकते हैं, उसके बाद भी ख़त्म नहीं हो रहा तो फ़ौरन हॉस्पिटल जाएं। पानी के साथ खिलाएं या ज़बान के नीचे ज़्यादा इफेक्टिव है, सबलिंगुअल ज़्यादा इफेक्टिव। उसके बाद थर्ड मेडिसिन हमारे पास आती है क्लोपिडोग्रिल। प्लेविक्स के नाम से 300 मिलीग्राम आती है, ये 75 मिलीग्राम में भी आती है। और ये हमारे पास हम जैसे एससीएस प्रोटोकॉल देते हैं उसमें हम 300 मिलीग्राम दे रहे होते हैं। 300 मिलीग्राम इसलिए दे रहे होते हैं कि ये एससीएस प्रोटोकॉल में इसका डोज है पूरा, कम से कम हम 300 दें, ताकि उसके अंदर जो प्लेटिलेट एग्रीगेशन होती है, डिस्प्रिन और ये क्लोपिडोग्रिल, ये मिल के उसको रोके और खून की रवानगी उसके ब्लॉकेज के अंदर जो है वो कम से कम हो, और उसको हार्ट अटैक का रिस्क जो है वो कम से कम हो। तो ये हमारा 75 मिलीग्राम में भी आती है और 300 में आती है। 75 दोगे तो 4 गोलियाँ दोगे, और 300 वाली दोगे तो 1 गोली दोगे। ठीक है। और थर्ड वन, अगर आप हॉस्पिटल सेटअप में हो तो हम हेपरिन देते हैं। हेपरिन जो है, हेपरिन हमारा लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसका जो है जो क्लॉट बन रहा होता है उस क्लॉट को डिज़ोल्व कर देती है, ये क्लॉट को जो है ख़त्म कर देती है, और वहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन वही काम है कि कम हो रही है तो उसको जो है ये और थिन ब्लड को करके उसको ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करती है हेपरिन। ये 5000 यूनिट मीन्स 1 cc, एक सैंपल के अंदर 1 cc अगर हम लेंगे तो ये 5000 यूनिट बनेंगे। 5000 यूनिट आपने पेशेंट को दे देना है। ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा ख्याल, ऐसे नहीं ब्लड प्रेशर 200 से अबव चल रहा है, आपने हेपरिन दे दी तो आप उसको हेमरेज भी करा सकते हो। ब्लड प्रेशर भी आपने कंट्रोल कर रखना है, ये चीज़ आपने इम्पोर्टेंट रखनी है। तो उसके बाद जब आपने पहले ईसीजी की, आपने देखे चेंजेस हैं और ये सारा एससीएस प्रोटोकॉल दे दिया उसको, आपसे 15 से 20 मिनट या 30 मिनट का वक्फा देके आपने रिपीट ईसीजी करनी है कि पहले तो आर्टरी ब्लॉक हो रही थी, ये चेंजेस थी, आपने एससीएस प्रोटोकॉल दे दिया। उसके बाद ईसीजी में चेंजेस क्या आए, सम टाइम क्या होता है कि हार्ट अटैक चल रहा होता है ईसीजी में। ठीक है। हम जब एससीएस प्रोटोकॉल देते हैं तो वो हार्ट अटैक जो है डिसॉल्व हो जाता है, उसको हम कहते हैं रीकैनालाइज वेसल। जब हम एंजियोग्राफी में आते हैं तो हम ईसीजी में तो हार्ट अटैक लेके आ रहे होते हैं, जब एंजियोग्राफी करते हैं तो वो नॉर्मल होती है, क्योंकि वो जो क्लॉट था वो इन चीज़ों से डिसॉल्व होकर ख़त्म हो गया। ठीक है। तो हमें वो आर्टरी जो है, वो शरियान जो है वो बिल्कुल खुली हुई नज़र आती है। फिर हम उसको एक नाम देते हैं रीकैनालाइज वेसल, कि आर्टरी ब्लॉक हुई थी लेकिन हमने जो दवाइयाँ दी उससे खुल गई। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि उसकी हार्ट अब बिल्कुल नॉर्मल है, नो।
उसको फिर ये चीज़ें हो सकती है। तो उसके लिए मेडिसिन पेशेंट को लेना ज़रूरी है। जो भी एंटीकोगुलेंट, एंटी थ्रम्बस, थ्रम्बोलाइटिक एजेंट्स हैं वो देना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो है डिस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल, ये कुछ डॉक्टर एडवाइस करेगा, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन एडवाइस करेगा, वो पेशेंट को लाजमी लेनी है। अच्छा, कैथ लैब के अंदर हमने देखा कि उसके अंदर आर्टरी के अंदर थ्रम्बस या क्लॉट बर्डन बहुत ज़्यादा है। तो एक नई ड्रग होती है एग्रास्टेट, टायरोफिबान। ये सामने चार्ट लगा हुआ है, ये दिखा दें आप, ये करीब करके लिखा दें। हाँ, ये एग्रास्टेट का काम है कि ये वहाँ जो प्लेटिलेट एग्रीगेशन हो रही है, ठीक है, उस क्लॉट को अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट हम इस तरह एक बोलस होता है बनाते हैं उसको, वो बोलस देते हैं और उसके बाद एक इन्फ्यूजन 24 आवर के लिए चला देते हैं। उससे ये होता है कि जो भी क्लॉट आर्टरी में बना हुआ है उसको डिज़ोल्व करके वो ख़त्म कर देता है। इसका डाइल्यूशन मेथड कैसे है? डाइल्यूशन मेथड ये होता है कि टोटल 50 ml का एग्रास्टेट वाइल होता है, उसका 12.5 mg जो है मिलीग्राम में होता है, उसको हम 200 ml नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करेंगे, ठीक है। तो टोटल बनेगा 250 में क्या होगा कि ये डोज दिखा दें नीचे, मोस्ट पेशेंट वाला, हाँ राइट है, रेड वाला नहीं, हाँ ये वाला। आपके लेफ्ट साइड पे जो देखेंगे मोस्ट पेशेंट जिस पे लिखा हुआ है, तो इस पे बॉडी वेट लिखा हुआ है। बॉडी वेट के हिसाब से लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज। लोडिंग डोज वो होता है जो हम बोलस देते हैं, ठीक है। आपने 200 नॉर्मल सलाइन लिया, उसमें 50 ml जो है एग्रास्टेट डाला, उसमें से आपने देखा पेशेंट का 80 बॉडी वेट है, ठीक है। 80 बॉडी वेट का यहाँ पे देखा कि चार्ट में कि 42 बन रहा है इसका ना, 42 जो है आपने उसको बोलस दिया और मेंटेनेंस डोज जो बन रहा है वो 14 बन रहा है, आपने उसको 14 पे चला दिया। ये 24 आवर चलता रहेगा उसका। और अंदर जो उसका क्लॉट बर्डन है, हार्ट के अंदर, आर्टरीज के अंदर जो क्लॉट बर्डन है, यहाँ स्लो फ्लो हुआ था उसकी वजह से उन्होंने लगाया था, तो वो जो है आहिस्ता आहिस्ता इसे एग्रास्टेट की मदद से ख़त्म होता जाएगा और उसका क्लॉट जो है डिज़ोल्व होकर नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएगा। और ECG जब आप करोगे नेक्स्ट डे, तो वो ST एलिवेशन बिल्कुल उसकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो वहाँ आर्टरी का फ्लो जो है मेंटेन हो चुका होता है, क्लॉट ख़त्म हो चुके होते हैं। और यही है कि क्लॉट एंटीकोगुलेंट थेरापी कहलाती है। हाँ, कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं एग्रास्टेट के। अगर एग्रास्टेट चल रहा है पेशेंट को, तो यूरिन के दौरान जब पेशेंट यूरिन करता है तो उसमें हेमच, अगर उसके थोड़ा कम करने के बावजूद भी फिर आप थोड़ा टाइम दे के उसको 1-2 घंटे ठहर के फिर आप लो डोज पे चला दें, ताकि उसको अंदर वो कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो क्लॉट है वो भी डिज़ोल्व हो जाए और आपका वो ब्लड लॉस भी ना हो पेशेंट का। इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत बड़ा ये है। हेपरिन का भी यही साइड इफ़ेक्ट है कि वो भी कहीं से भी ब्लीडिंग करा सकता है, आपके यूरिन से या कहीं से भी, ठीक है। और अच्छा, एनजीसिड का साइड इफ़ेक्ट ये है कि जैसे पेशेंट को आप देंगे तो थ्रोम्बिन पेन, जो पेन होगा हेड का, वो उसको हेड एक करा सकती है। और हाँ, थ्रोम्बिन, ठीक है। ये MCQs भी अक्सर हम नर्सिस के लिए आता है कि नाइट्रेट्स का साइड इफ़ेक्ट कौन सा है, तो वो थ्रोम्बिन पेन, शार्प पेन होता है जो हेड में कराती है, उसका जो है ये नाइट्रेट्स का इफ़ेक्ट होता है। और ये जब आप देते हो तो उससे ब्लड प्रेशर फ़ौरन गिर सकता है, फ़ौरन ब्लड प्रेशर को भी मॉनिटरिंग करना है। ऐसे नहीं आप एनजीसिड खिलाते जा रहे हो, पेशेंट BP जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और आप एनजीसिड पे लगे हुए हो, ठीक है। ये चीज़ें भी देनी है। अगर इससे ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ है तो आप वॉल्यूम उसको दोगे, उससे लाइन दोगे, ठीक है। ये थोड़ी मैनेजमेंट है और जो ER के अंदर हम SES प्रोटोकॉल के तौर पे करते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा डॉक्टर जो या स्टाफ नर्स हो जो क्लिनिक पे मौजूद है, या उसके घर में कोई ऐसा पेशेंट है तो उसको चेस्ट पेन हुआ है, तो आप फ़ौरन उसको एनजीसिड तो लाजमी दो। एनजीसिड नहीं है तो डिस्प्रिन, ठीक है, डिस्प्रिन और एनजीसिड लो। ये डिस्प्रिन जो है 50% मोर्टेलिटी रेट कम कर देती है हार्ट अटैक से, ठीक है। 50% रिस्क ख़त्म हो जाता है इससे। चले, थैंक यू। और कोई किसी का सवाल हो इससे? अनस्टेबल एंजाइना में भी सेम कंडीशन, तो उसका हाँ, रेडी है, एंजाइना करता रेडी है। स्टेबल एंजाइना। अच्छा, 2 टाइप्स के होते हैं, एक स्टेबल एंजाइना होता है, एक अनस्टेबल एंजाइना होता है। बेसिकली हम डायग्नोस कैसे करेंगे कि इसको अनस्टेबल एंजाइना है या नॉन STMI है, ठीक है। हमारे पास एक टेस्ट होता है, ट्रोपोनिन I कहते हैं इसको, ट्रोपोनिन I या ट्रोपोनिन T। वो एक टाइम ड्यूरेशन होता है, उसको एंजाइना हुआ, ठीक है, उसको कितना टाइम हुआ हावर्स हम देखेंगे, ठीक है। वो उसमें हम सबसे पहले, यहाँ हमारे पास किट भी अवेलेबल है ट्रॉप टी की, उसमें हम ब्लड निकालेंगे, उसमें अगर पॉजिटिव आ गया तो वो डायग्नोस हो जाएगा नॉन ST एलिवेशन MI। ECG तो नॉर्मल है,
लेकिन उसको हार्ट अटैक हुआ है लेकिन साइलेंट, तो उसको हम लेबल करते हैं नॉन एसटी एलिवेशन एमआई। अब उसको चेस्ट पेन हुआ है, ठीक है, लेकिन जब हमने ड्रॉप कराया है तो वो नेगेटिव आया है, तो हम उसको डायग्नोस कराएंगे कि अनस्टेबल एंजाइना। इसको चेस्ट पेन हुआ है मतलब हार्ट डिजीज़ है इसको, लेकिन हार्ट अटैक नहीं हुआ, ठीक है, उसको अनस्टेबल एंजाइना हुआ है, ऐसा दर्द जो उसको स्टेबल होने नहीं दे रहा था। लेकिन एक पेशेंट है जो नॉर्मल चल रहा है, अचानक दर्द उठता है फिर सही हो जाता है, वो स्टेबल एंजाइना है। तो ऐसे पेशेंट को हम फिर टेस्ट होते हैं कुछ एक्सरसाइज इलेक्ट्रो टॉलरेंस टेस्ट, ईटीटी जिसको कहते हैं, ठीक है, उसमें हम पेशेंट को दौड़ाते हैं, रनिंग कराते हैं, रनिंग कराते हुए वो 30 मिनट 15 मिनट 20 मिनट कितना दौड़ सकता है, ठीक है, उस उतना दौड़ाते हैं। उसमें जो है हम ईसीजी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, उसमें जो ईसीजी चेंजेस आ रही होती हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हम जो है डायग्नोस करते हैं कि पेशेंट को कोई इस्कीमिक डिजीज़ तो नहीं है जिसको स्टेबल एंजाइना हो रहा है या अनस्टेबल एंजाइना हो रहा है। और उसके फर्दर दूसरे टेस्ट हैं जिसका हम इको में देखते हैं वॉल एबनॉर्मलिटी, ठीक है, उसके अंदर हम देखते हैं कि कौन से वॉल के अंदर हार्ट का कौन सा एरिया है जहाँ पे हाइपोकाइनेटिक या एकाइनेटिक है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो ब्लड फ्लो जो है वो कम जा रहा है, उसकी एक्टिविटी कम है, ठीक है, वो हम चीज़ देख रहे होते हैं। और उसका हार्ट का फंक्शन देख रहे होते हैं कि वो कितना है, नॉर्मल है, कम है, ज़्यादा है, क्या है, वो सारी चीज़ें हम इसको देख रहे थे। और इसके अलावा तीसरा टेस्ट आता है थैलियम स्कैन में हम देखते हैं कि पेशेंट का मायोपर्फ्यूजन एस्पेक्ट कितना है। कोई भी पेशेंट है जिसका हार्ट एक्टिविटी कम चल रही है, ठीक है, तो कोई ऐसी आर्टरी है ब्लॉक है लेकिन उसका ईएफ डाउन है, तो उसको आगे एंजियोप्लास्टी से या बाईपास से कितना बेनिफिट होगा, वो हम थैलियम में देखते हैं कि उसके मायोकार्डियम में जान कितनी है, ठीक है। वो चीज़ जब सामने आ जाएगी थैलियम कराएंगे उसका। थैलियम में कैसे होता है, वो एक एक्सरे मशीन होती है इसी तरह की, एक आइसोटोप इंजेक्शंस होते हैं, वो लगाते हैं और उस पेशेंट को उस पर लेटा देते हैं। उसमें उसके अंदर थैलियम के अंदर गामा रेज होते हैं और कैथ लैब के अंदर एक्सरेज होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा इससे ख़तरनाक होते हैं। तो वो पेशेंट को इंजेक्ट किए जाते हैं और पेशेंट को उन एक्सरेज में लेटाया जाता है, गामा रेज में, उससे जो है पिक्चर्स ली जाती हैं हार्ट के, वो तमाम एरियाज़ की पिक्चर्स लेके बताता है कि कौन से एरिया में ब्लड सप्लाई कम जा रही है, ठीक है। उसके बाद हम डायग्नोस बनाते हैं कि इस पेशेंट को सीवियर कहीं इस्कीमिया है या नहीं है, वो चीज़ उसमें सामने आ जाती है। फिर उस पेशेंट को हम कैथ लैब के लिए भी डायग्नोस करते हैं कि अब इसकी एंजियोग्राफी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, थर्ड वन सीटी एंजियोग्राफी होती है। सीटी एंजियोग्राफी में क्या करते हैं, हम कैल्शियम स्कोरिंग करते हैं। एक पेशेंट होता है सम टाइम कहता है कि जिस तरह स्टेबल एंजाइना है, मुझे कभी कभी दर्द होता है लेकिन आइडियली नहीं है कि ये कार्डिक है या नहीं है, तो उस ऐसे पेशेंट को सीटी एंजियो के दौरान कैल्शियम स्कोरिंग करानी चाहिए कि उनका कैल्शियम लेवल कितना है। अगर कैल्शियम लेवल नॉर्मल है तो वो आइंदा 10 साल के लिए बिल्कुल नॉर्मल है, कोई उसको रिस्क खतरा नहीं है ऐसा। अगर ऐसा पेशेंट कोई भी जिसके अंदर सीटी एंजियो के अंदर उसकी शरियानें भी नज़र आती हैं, उसमें ब्लॉकेज नज़र आई, तो वो फिर अगेन एंजियोग्राफी की तरफ आता है। एंजियोग्राफी करके वो शरियानें देखते हैं हम और उनको फिर आगे फर्दर डिसाइड करते हैं कि एंजियोप्लास्टी में उनको खोलें या बाईपास में उनको शरियानों को खोलें। ये बेसिकली पूरा कार्डिक है जो मैंने आप लोगों को सामने रख दिया है, जिसमें हमने एक्यूट एमआई और नॉन एसटी एलिवेशन एमआई और स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, ईटीटी, इको, थैलियम स्कैन और ये कैथ लैब, ये बेसिकली पूरा कार्डियोलॉजी है जिस पे हम स्टडी करते हैं और पेशेंट को हम ट्रीट करते हैं। और यही सारी चीज़ें हैं जो कार्डियोलॉजी में चल रही थी। लिमिटेड चीज़ें हैं लेकिन इनका रोल बहुत बड़ा है। किसी ने पूछा इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से कि आप बाजू के अंदर एंजियोग्राफी कर रहे होते हो तो आप इतना घबराते नहीं हो या कुछ, या मैकेनिक के पास कहीं जाता हो तो मैकेनिक ने कहा यार आप डॉक्टर साहब हम तो वही काम कर रहे थे जो सर्जन कर रहा होता है, गाड़ी खोलते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उसने डॉक्टर ने बड़ा अजीब जवाब दिया उसको, कहा कि तुम तो गाड़ी बंद करके गाड़ी खोलते हो, ठीक है, हम सर्जन जो होते हैं चलती हुई गाड़ी के जो है ना नट बोल्ट खोलते हैं और फिर उसको ठीक करते हैं, फिर बंद